हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को आज की वीडियो में संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यह आदर्शवाद जो टॉपिक है वह शिक्षा विषय के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर यूपी बीएड एग्जामिनेशन एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। आदर्शवाद सभी विषयों एजुकेशन, फिलॉसफी के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसलिए आज का टॉपिक, चर्चा का विषय जो है हमने वीडियो का रखा है आदर्शवाद, जिस पर विस्तृत और गहन चर्चा होगी। तो वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा, ध्यान से देखना है, समझना है। आपके स्क्रीन पे जो तथ्य, फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, उन कंटेंट आएंगे, उनको ध्यान से देखना है, समझना है, जो आपकी परीक्षा उपयोगी कंटेंट होगी। या यहाँ से कई रूपों में प्रश्न पूछे जाते हैं। आदर्शवाद की अगर अर्थ की हम बात करेंगे, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म की बात करें या समझने का प्रयास करें कि आदर्शवाद क्या है, तो जो आदर्शवाद है उसमें भारतीय आदर्शवाद में जो अंतिम सत्ता तथा दार्शनिक सत्ता के रूप में विचारों को महत्व दिया गया है। भारतीय आदर्शवाद में अंतिम तथा दार्शनिक सत्ता के रूप में विचारों का महत्व है। आदर्शवाद को आध्यात्मिकता के रूप में व्यक्त किया गया है, अर्थात यहाँ पर आध्यात्मिकता से तात्पर्य है वह चिंतन धारा जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के समीप लाता है, आत्मा और परमात्मा के पास लाने का प्रयास करता है, और जिसमें अंतिम सत्ता के रूप में विचारों को महत्व दिया जाता है। ये जो आइडियलिज्म शब्द है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह आंग्ल भाषा के शब्दों से उत्पत्ति हुई है। परीक्षा में तो कभी काल आपको यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि जो आइडियलिज्म में शब्द जो है किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो आइडियलिज्म दो शब्दों के मिलने से बना है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है। वह दो शब्द हैं आइडिया प्लस इज्म, अर्थात विचार प्लस वाद। तो आइडिया और इज्म के मिलने से आइडियलिज्म बना है, और प्रोनंसिएशन, उच्चारण की सरलता हेतु इसमें जो एल वर्ड है उनको जोड़ दिया गया है, जिससे यह शब्द जो बना आइडियलिज्म बना, आदर्शवाद बना। इसको हिंदी में आदर्शवाद कहा जाता है। अगर इसको आदर्शवाद को देखने और परखने के लिए अलग अलग रूपों में इसको समझा जाता है, देखा जाता है कि भारत के आदर्शवाद, भारतीय आदर्शवाद या पश्चिमी आदर्शवाद, अलग अलग रूपों में आदर्शवाद को देखते हैं और समझते हैं। इनकी जो जहाँ तक परिभाषा की बात है उस पे हम आएंगे कि भारतीय आदर्शवाद क्या है और पश्चिमी आदर्शवाद क्या है। उससे पहले इसकी डिफिनेशंस देख लें, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में डिफिनेशन दे करके पूछ दिया जाता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो एक आदर्शवादी राइटर्स DM दत्ता हैं,
वो आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है कि आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी जो स्पिरिचुअलिज्म के रूप में आध्यात्मिकता को देखा जाता है। दूसरे जो विचारक हैं जिन्होंने आदर्शवाद को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है वह हैं J.A. रॉस। J.A. रॉस आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आदर्शवादी दर्शन के विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन तथा आत्मा है। रूसो ने भी अपनी परिभाषा में मन और आत्मा को सांसारिक उत्पत्ति का कारण मानते हैं, जैसा आदर्शवाद में कहा जाता है। हर्मन एन हॉर्नी ने आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व की जो अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो आदर्शवाद को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है या परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। अब इन आदर्शवाद को जो मूल दार्शनिक आधार, जैसा कि मैंने शुरू में किया कि वह दो रूपों में बांट करके समझा जाता है और देखा जाता है, जिसको आदर्शवाद के दार्शनिक आधार के रूप में समझा जाता है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ आइडियलिज्म। एक जो आदर्शवाद का आधार है वह है इंडियन या इसको ईस्टर्न व्यू कहते हैं। दूसरा जो आधार लिया जाता है वह है वेस्टर्न व्यू यानी पश्चिमी विचारधारा। इंडियन और ईस्टर्न इंटरव्यू भारतीय विचारधारा और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है पश्चात या पश्चिमी विचारधारा के रूप में जाना जाता है, जो आइडियलिज्म को समझने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, इन्हीं दो बेसिक मूल आधार पर यहाँ इस वीडियो में आइडियलिज्म को समझने का प्रयास किया जाएगा कि इंडियन और ईस्टर्न व्यू क्या है या वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में आदर्शवाद को किस रूप में देखा जाता है। अगर हम इन दोनों को एक कंपैरेटिव अध्ययन के रूप में देखें, जहां से प्रायः यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम में या आप एमएड के लिए या एमए एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, वहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सीयूईटी के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर भी इन दोनों ही विचारधाराओं से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय आदर्शवादी हैं, जिनको ईस्टर्न व्यू भी कहा जाता है, और दूसरा जो पश्चिमी आदर्शवादी हैं, वेस्टर्न आइडियलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगर भारतीय आदर्शवाद की हम बात करें तो इसमें विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और कुछ भारतीय आदर्शवाद के तत्व जो हैं, वेद, उपनिषद एवं गीता के सार जो हैं, उनकी धारणाएं
विषय वस्तु और कंटेंट जो है वह आदर्शवादी धारणा से प्रेरित प्रतीत होती है। दोस्तों, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष पर ऑलरेडी मैं विस्तृत रूप से वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं कि इनकी शिक्षा पे अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनके अर्थों में, उनके विचार में शिक्षा क्या है और शिक्षा को किस रूप में देखा गया है, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो जो भारतीय आदर्शवाद, इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशंस के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी आदर्शवाद की बात करें तो जिसमें प्रमुख जो आइडियलिस्ट हैं उनका नाम आता है प्लेटो, कांत, फ्रोवेल और विलियम टी हैरिस। दोस्तों, फ्रोवेल का टाइपिंग में थोड़ा फ्रेवेल लिखा गया है, एक्चुअली इनका उच्चारण फ्रोवेल कहते हैं, फ्रो की मात्रा आती है फ्रोवेल और विलियम टी हैरिस, इनको पश्चिमी आदर्शवादी, पश्चिमी आइडियलिस्ट के रूप में देखा जाता है। तो कभी कभी इसमें से आपको मैचिंग वाले प्रश्न में भी प्रश्न आ जाते हैं, या कभी टैली करने वाले में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आइडियलिस्ट हैं या निम्नलिखित समूहों में से कौन आइडियलिस्ट नहीं हैं। उनको छांटने के लिए, अलग करने के लिए यहाँ से सुमेलित करने वाले में प्रश्न आते रहते हैं। तो इन्हीं, अगर हम देखें कि जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आदर्शवाद, आइडियलिज्म को लेकर के, तो जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो सृष्टि का कारण जो है ब्रह्मा को मानता है। कि जो भारतीय विचारक हैं, आदर्शवाद के जो समर्थक रहे हैं, वो सृष्टि जो है, जगत है, इसका कारण ब्रह्मा को मानते हैं और परमात्मा प्रकृति या माया के द्वारा इस सृष्टि की रचना करता है। तीसरा जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है वह आध्यात्मिक संसार ही सत्य है, भौतिक संसार मिथ्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भारतीय आदर्शवाद है वो अंतिम तथा दार्शनिक सत्ता के रूप में विचारों को महत्व देता है। तो यहाँ आध्यात्मिकता ही संसार की सत्य है, ऐसा आदर्शवादी विचारधारा का मानना है, और जो भौतिक संसार है वो मिथ्या है। अगली जो व्यू है इंडियन फिलॉसफी आइडियलिस्ट की, वह है जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना हो तो सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करो। अर्थात भारतीय आदर्शवादी विचारक का जो मूल फोकस है, मूल केंद्र है आदर्शवाद को समझने के लिए, वह है सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना। और दोस्तों, यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम को थोड़ा हम हल्के संक्षेप में देखेंगे कि इनका आशय क्या है। कि जो सत्यम शिवम और सुंदरम की बात कर रहा है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यूज वाले जो आइडियलिस्ट हैं, तो सत्यम से यहाँ पर आशय क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम की जो बात की गई है तो उसको संक्षेप में देखेंगे। सत्यम से यहाँ पर आशय है मन तथा आत्मा ही केवल सत्य है, यह सत्यम कहलाती है। शिवम, आत्मा का ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है, जो शिवम है। और जो सुंदरम की बात करती है, अर्थात संसार, ये जो सांसारिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है, वह क्षणिक है, नाशवान है। जैसा कि ऊपर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा कि जो भौतिक संसार है वह मिथ्या है। तो यहाँ पर सुंदरम से आशय यही है कि जो सांसारिक सौंदर्य है वह वास्तविक सौंदर्य नहीं है, क्योंकि यह क्षणिक है, नाशवान है, आत्मज्ञान होने पर हमें दिखाई देता है। सभी पदार्थों में जो सौंदर्य है वह वास्तव में परमात्मा का सौंदर्य है, जो अविनाशी है।
इसके साथ ही साथ जो भारतीय आदर्शवाद हैं, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू जो आइडियलिज्म को लेकर के है, वह पुरुषार्थ पे बल देता है कि जीवन का ध्येय पुरुषार्थ की प्राप्ति है। और ये पुरुषार्थ क्या है दोस्तों, पहले भी हमने अपने वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन फिलॉसफी में 4 तरह के पुरुषार्थ की बात कही गई है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसकी चर्चा पहले भी हमने अपने वीडियो में चैनल पे कर चुका हूँ और इसकी जहाँ से आप विस्तृत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को समझ सकते हैं। तो ये जो पुरुषार्थ भी जो है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट रूप से बल दिया गया है कि जो आदर्शवादी विचारक हैं वो जीवन का ध्येय 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति की बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को देखें कि जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है आदर्शवाद को समझने के लिए वह क्या है, तो जो इनको वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को पश्चिमी आदर्शवादी विचारधारा या पाश्चात्य आदर्शवादी विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है। तो यह विचारधारा जो है मन को प्रधानता देता है, मन को ही प्रधानता देता है और सृष्टि के मूल आधार ज्ञान, अध्ययन को माना है तथा चिंतन से इसका संबंध रहा है। तो और जो पदार्थ की विशेषता पर यह बल देता है कि जो पश्चिमी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है आइडियलिज्म का, वो पदार्थ की विशेषता पर बल देता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि पश्चिमी विचारकों में जो पाश्चात्य विचारधारा हैं उनमें प्रमुख कौन कौन हैं, तो प्लेटो। अब प्लेटो इनका थोड़ा मैंने ये दिया है कि ग्रीक फिलोसफर हैं। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि प्लेटो हैं इनमें से, और नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि ग्रीक फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर हैं, किस तरह के हैं। तो इनको अपने जवाब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ग्रीक फिलासफर हैं, कांट जर्मन फिलासफर हैं, फ्रोवेल जर्मन फिलासफर हैं और विलियम टी हैरिस अमेरिकन फिलासफर्स हैं। तो ये पश्चात विचारधारा के आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं, जिनका विस्तृत रूप से अलग अलग व्यू है आदर्शवाद पर। इन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं किया है, फिलॉसफी दिया है। प्लेटो का विचार, कांट का, फ्रोबेल का और विलियम टी हैरिस का महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। अब दोस्तों, हम कुछ आदर्शवाद के, आइडियलिज्म के कुछ प्रिंसिपल की जब हम बात करें कि किन प्रिंसिपल पे आइडियलिज्म जो है वर्क करती है, काम करती है, तो ईश्वर सभी सत्ता का सार है। यह आइडियलिज्म का प्रिंसिपल है कि ईश्वर सभी सत्ता का सार है और ईश्वर ही ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत है। अभौतिक मूल्य अंतिम वास्तविकता है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन है और हमारा विवेक या हमारी जो मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि है, आत्मनिर्णय ही सच्चे जीवन का सार है। जीवन में विचार, ज्ञान, कला एवं धर्म का स्थान महत्वपूर्ण मानता है। अर्थात आइडियलिज्म जिन प्रिंसिपल्स पर, जिन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, उसमें से ये मूल सिद्धांत हैं कि जो हमारा जीवन में विचार, ज्ञान, कला एवं धर्म का स्थान महत्वपूर्ण मानता है आदर्शवादी, और ईश्वर को सभी सत्ता का सार मानता है और ईश्वर ही ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में मानता है। जो आइडियलिस्टिक फिलासफर्स हैं, आदर्शवादी विचारक हैं या जो आदर्शवाद को फॉलोअर्स हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि आइडियलिज्म में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब आदर्शवाद एवं शिक्षा की अगर हम बात कर लें, आदर्शवाद और शिक्षा जो है, जो हमारा मूल विषय का टॉपिक है कि आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, अर्थात आदर्शवादी विचारधारा
जो है शिक्षा को किस रूप से देखता है और शिक्षा एवं आदर्शवाद में किस तरह का संबंध है। आदर्शवादी विचारक, आदर्शवादी फॉलोअर शिक्षा को किस रूप में समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, जो हम विषय हमारे टॉपिक का वीडियो का मूल केंद्र है कि आदर्शवाद एवं शिक्षा, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें कि जो आदर्शवादी शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ आइडियलिस्ट एजुकेशन, इसमें जो श्रीमद् भगवत गीता कहती है में कहा गया है शिक्षा को लेकर के, सा विद्या या विमुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। अर्थात आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में विद्या को मुक्ति प्रदान करने वाली के रूप में देखा गया है, यानी विद्या से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, कहा गया है। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ईश्वर से साक्षात्कार है। अर्थात गांधी जी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह क्या बता रहे हैं कि जो शिक्षा है वो ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाली है। इसी के द्वारा हम उन प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र की शिक्षा का अंतिम ध्येय ईश्वर से साक्षात्कार है, अर्थात सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियां ईश्वर दर्शन के ध्येय को हमारे समक्ष रखती है। ऐसा गांधी जी ने अपना विचार जो है शिक्षा को लेकर के गांधी जी के द्वारा संपादित एक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। तो हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने इस विषय पे बल दिया, फोकस दिया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो हरिजन किसके द्वारा संपादित पत्रिका है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो हरिजन गांधी जी के द्वारा संपादित पत्रिका है जिसमें गांधी जी ने शिक्षा संबंधी अपने उद्देश्यों को लिखा है और ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगर रस्क जो एक आदर्शवादी चिंतक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, उन्होंने आदर्शवाद को लेकर के और शिक्षा को लेकर के जो बातें कही उसमें उनका विचारधारा रस्क का क्या है कि रस्क कहते हैं कि व्यक्ति को विकसित करना, व्यक्ति को ऊंचा उठाना और उन्हें सार्वदेशिक मूल्यों से मुक्ति दिलाना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। अर्थात व्यक्ति को विकसित करते हुए उन्हें सार्वदेशिक मूल्यों से मुक्ति दिलाना शिक्षा का मूल उद्देश्य है, ऐसा रस्क और आदर्शवादी मानते हैं। प्लूटो कहते हैं, प्लूटो एक प्रमुख आदर्शवादी वेस्टर्न आइडियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य ध्येय है, वह है शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। अर्थात मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है आदर्शवादी प्लूटो ने शिक्षा के उद्देश्यों को, जिसको शरीर एवं आत्मा के विकास की बात, शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की बात के रूप में कहते हैं। अर्थात प्लूटो शिक्षा को सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो विभिन्न विचारक हैं, आइडियलिस्ट थिंकर्स, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को किस रूप में स्थापित
किया है। अगर हम आदर्शवादी पाठ्यक्रम की बात करें कि आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करता है, जो आइडियलिज्म एंड करिकुलम का रिलेशन जो है कि आइडियलिस्टिक विचारधारा में किस तरह के करिकुलम होने चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए, उस पर अगर हम विचार करें, गौर करें तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो आइडियलिज्म फिलॉसफर्स हैं, विचारक हैं, उन्होंने जो प्रमुख बातें कही है आदर्शवाद और उसके करिकुलम को लेकर के, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वह है सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है आदर्शवाद में पाठ्यक्रम को अगर संक्षिप्त रूप में हम बातें करें तो इस 3 शब्दों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि जो आदर्शवादी करिकुलम होगा वह सत्यम शिवम सुंदरम पर स्थापित होगा, आधारित होगा। सत्यम पर का यहाँ आशय है ट्रूथ, शिवम गुडनेस, गॉडनेस, गुडनेस शिवम है, और सुंदरम अर्थात ब्यूटी। तो जो आदर्शवादी विचारक हैं, सत्यम के अंतर्गत एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सत्यम के अंतर्गत बुद्धि संबंधी वृत्तियों तथा बौद्धिकता के विकास करने पे बल देता है। अर्थात सत्यम विचारधारा आइडिया जो है वो पाठ्य विषयों के अंतर्गत भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान, इन सब चीज़ों पर बल देता है। अर्थात जो आदर्शवादी पाठ्यक्रम होगा, जो सत्यम पर आधारित होगा, उनमें भाषा साहित्य के साथ साथ अनमानविकीय और मैथमेटिकल साइंस पे भी बल देता है, फोकस करता है। जो शिवम की बात कही गई है, गुडनेस की बात कही गई है, तो शिवम के अंतर्गत नीति संबंधी वृत्तियों तथा नैतिकता का विकास आता है कि शिक्षा में नीति और नैतिकता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात जो आदर्शवादी पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम होगा, उनमें नैतिकता को शामिल किया जाता है। तो जो शिवम में का जो आदर्शवादी शिवम विचारधारा है, उसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, आध्यात्म विद्या जैसे विषयों को पठन पाठन पर बल दिया गया है, जिसको शिवम गॉडनेस के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से तीसरी जो है वह ब्यूटी, अर्थात इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी और सौंदर्य अनुभूति के विकास पर बल दिया जा रहा है शिक्षा के द्वारा। तो जो सुंदरम के अंतर्गत आने वाले विषय होंगे उसमें काव्य रचनाएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, कलाएं या स्थापत्य कला इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। ये सारे सुंदरम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों संक्षिप्त में अगर आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम के संबंधों को समझें कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम कैसा होगा, तो उसको इंडियन फिलॉसफी में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में समझा गया है। और जैसा कि हमने इन सब की संक्षिप्त में चर्चा किया कि सत्यम में किन विषयों की बात की गई है, शिवम में किन विषयों की बात की गई है और सुंदरम में किन विषयों की बात की गई है। एक वेस्टर्न जो फिलॉसफर्स हैं जेम्स रॉस ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त किया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो रॉस हैं उन्होंने पाठ्यक्रम को
जो आइडियलिज्म बेस्ड फिलॉसफी होगी उसको दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सत्यम शिवम सुंदरम के अलावे जो आइडियलिज्म फिलॉसफी है वो रॉस की विचारधारा में किस तरह से देखा गया है। तो दोस्तों रॉस कहते हैं कि जो आदर्शवादी पाठ्यक्रम है वह आदर्शवादी पाठ्यक्रम भौतिक और अभौतिक दो रूपों में देखा जाता है। भौतिक से यहाँ पर तात्पर्य है स्वास्थ्य विज्ञान, खेल विज्ञान, खेलकूद, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक व्यायाम आदि को भौतिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। जहाँ तक हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास में धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, ललित कला, इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा विज्ञान आदि जैसे विषयों को भी सम्मिलित करने की बातें की गई है इनके पाठ्यक्रम में, और इनको ब्रॉडर रूप से दो भागों में बांट दिया गया है रॉस के द्वारा, भौतिक और आध्यात्मिक। उसी तरह से पर्सी नन जो एक फिलासफर्स हैं, आइडियलिस्ट फिलासफर्स के रूप में जाने जाते हैं, तो पर्सी नन क्या कहती हैं कि मानव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कि जो आइडियलिज्म का जो फिलॉसफी होगा, करिकुलम होगा, वह मानव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति पर बल देता है। अर्थात इनके अनुसार आदर्शवादी पाठ्यक्रम जो होगा उसका मुख्य उद्देश्य होगा मानव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के शिक्षण को भिन्न भिन्न श्रेणियों में रख करके और मनुष्य के बालक के संपूर्ण विकास की बात करता है आदर्शवादी पाठ्यक्रम, आइडियलिज्म पर बेस्ड करिकुलम, पाठ्यचर्या। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस पाठ्यचर्या के बाद क्या आएगा कि अब इसमें शिक्षण की विधियां क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम आदर्शवादी पाठ्यक्रम में शिक्षण की विधियों की बात अगर हम करें कि आइडियलिज्म जो फिलॉसफी होगी उसमें शिक्षण विधियां किस तरह की होगी, तो इसको हम संक्षिप्त में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है कि शिक्षण विधियां इन आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद के अनुसार जो प्रमुख शिक्षण विधियों की बात की गई है, टीचिंग मेथड की बात की गई है, वो किस तरह के हैं और कौन कौन सी विधि की बात की गई है। आदर्शवाद में शिक्षण की विधियों के विषय में अलग अलग विचारक जो हैं अलग अलग शिक्षण विधियों पे फोकस करते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई गई है, बतलाई गई है, जो ये फैक्ट्स और फिगर्स के रूप में हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रोवेल प्ले वे मेथड की बात करते हैं। दोस्तों हमने फ्रोवेल की पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो फ्रोवेल जो हैं ये शिक्षण विधियों की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि प्लेवे मेथड के द्वारा अर्थात खेल विधि के द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए। हर्बर्ट जो हैं जिसको हार्वर्ड ने जो 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग मेथड की बात कहे हैं, जो 5 स्टेजेज ऑफ हार्वर्डियन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कभी कभी तो परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि हार्वर्ड ने कितने स्टेप में शिक्षण की विधियों की चर्चा किया है। तो ये 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग मेथड है जो हार्वर्ड के दिया गया है। आज हमारे सामान्य जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उनके द्वारा जो विकसित लेसन प्लान की जो बात होती है,
तो ये लेसन प्लान आज भी हार्वर्टियन मॉडल पे आधारित होता है, जो 5 स्टेप ऑफ हार्वर्टियन मॉडल कहलाता है, जो शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। पेस्टोलॉजी की बात करें तो पेस्टोलॉजी जो है वो एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा देने की बात करते हैं, यानी क्रिया प्रधान शिक्षा होनी चाहिए। तो पेस्टोलॉजी क्रिया प्रधान शिक्षा की बात करते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान से शिक्षण विधि को जोड़ा है, इसलिए इन्होंने एक्टिविटीज को मूल फोकस दिया है। डेकार्टस जो हैं वो इन्होंने क्या कहा, डेकार्टस कहते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात सरलता से जटिलता की ओर। तो डेकार्टस की जो टीचिंग मेथड है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। अरिस्टोटल और प्लेटो लॉजिक पे बल देते हैं कि इनकी जो शिक्षण विधियाँ होगी वह लॉजिकता पर बेस्ड होगा, और यह लॉजिकता जो होगा वो 2 रूपों में देखा जाता है, जिसको इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के रूप में जाना जाता है। इंडक्टिव मेथड क्या है, आगमन विधि, और डिडक्टिव मेथड क्या है, निगमन विधि। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या देखा कि आइडियलिज्म के अंतर्गत, आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों की चर्चा की गई है, अर्थात अलग अलग शिक्षण पद्धति की चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख हैं फ्रोबिल का प्लेबे, हार्वर्टियन 5 स्टेप, पेस्टोलॉजी एक्टिविटी, डेकार्टस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एरिस्टोटल और प्लेटो लॉजिक की बात करते हैं, जिसमें 2 तरह की लॉजिक और तर्क विधि की बात करते हैं, जिसमें इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की बात की गई है। दोस्तों इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड और हार्वर्टियन का 5 स्टेप मेथड पे हमारे चैनल पे अलग से वीडियो आएगी, जहां पर आप विस्तृत रूप से इसको समझ सकते हैं, लेकिन संक्षेप में यहाँ हम आइडियलिज्म पर अगर इनके शिक्षण विधि को देखें तो इस रूप में समझ सकते हैं। इसी तरह से प्लेस ऑफ टीचर क्या होगा, तो फ्रोवेल कहते हैं कि जो बहुत ही इनका फेमस कोट है, जो प्रायः परीक्षा में देकर कभी कभी पूछे जाते हैं कि यह कोट किसके द्वारा दिया गया है। फ्रोवेल कहते हैं कि अध्यापक के विषय में कहा कि विद्यालय एक बगीचा है तथा अध्यापक एक माली है, और बालक एक प्रकार का पौधा है। पौधे का विकास उचित प्रकार से हो, इसके लिए आवश्यक है कि माली समुचित वातावरण प्रस्तुत करे। दूसरे जो विचारक है जेम्स रॉस, उन्होंने आदर्शवाद को प्रकृतिवाद कहते हैं कि जो प्रकृतिवादी है वो कांटेदार झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी अध्यापक सुंदर गुलाब ही चाहता है। इस प्रकार अध्यापक भी बालकों को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि वहां बालक अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकता है। तो इस तरह से शिक्षक का आदर्शवादी चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों अगर हम प्लेस ऑफ स्टूडेंट की बात करें कि आदर्शवाद विचारधारा में, आइडियलिज्म में प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो यहाँ पर आदर्शवाद में शिक्षक के साथ साथ छात्र को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह ईश्वर के प्रति प्रेम रखे, पाप से डरे, समाज में नैतिकता का पालन करे, और आदर्शवादी छात्र अनुशासन पे भी महत्वपूर्ण बल दिया गया है। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है, जैसा यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित रचना है, तो यहाँ देखिएगा ये फैक्चुअल तथ्यात्मक चीज़ें भी है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित रचनाएं हैं, जिसमें छात्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये उसके बाद अगर हम कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें आदर्शवादी शिक्षण में, तो आदर्शवादी जो मेरिट क्या है आइडियलिज्म का, कि बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास पर बल देता है,
बालक में आत्म अनुभूति की क्षमता को उत्पन्न करता है, सत्यम शिवम सुंदरम को मानता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का और छात्र दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आत्म अनुशासन तथा आत्म नियंत्रण पे बल और शिक्षण विधियों को उद्देश्य के अनुरूप बनाने पे बल देता है। तो ये आदर्शवाद की क्या है, मेरिट्स है। अगर कुछ इसके डिमेरिट्स की बात हम अगर कर लें कि जो आदर्शवादी शिक्षण है, आदर्शवादी जो विचारधारा है, उसमें क्या कमियां क्या है, कुछ डिमेरिट्स क्या हैं, तो अगर देखें तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि जो बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की अपेक्षा यहाँ पर की उपेक्षा की गई है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकता पे कम फोकस किया गया है और आध्यात्मिकता पर, नैतिकता पर, ईश्वरीय इन सब चीज़ों से डरने की बात कही गई है, भय की बात कही गई है, कठोर सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। आइडियलिस्टिक जो एजुकेशन सिस्टम एक कठोर सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। मानववाद पर आवश्यकता से अधिक ज़्यादा बल दिया गया है, तो इसके नकारात्मक के रूप में देखा जाता है। आदर्शवाद में निर्धारित लक्ष्य वास्तविक न हो करके काल्पनिक है, ऐसा भी इसके द्वारा आलोचना की जाती है आदर्शवाद विचारधारा का। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि आदर्शवाद में कई गुण और अवगुण के होते हुए भी एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद को मान्यता मिली है और इसका समावेशन पाठ्यक्रमों में, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में देखा जाता है, जो आइडियलिज्म का महत्वपूर्ण शिक्षा में योगदान रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हमने आदर्शवाद को संक्षिप्त रूप से, एक विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया, जिसमें आदर्शवाद की मेरिट, डिमेरिट, आदर्शवाद के प्रिंसिपल, आदर्शवाद में शिक्षक और छात्र का स्थान, उसी तरह से आदर्शवाद में शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, उन महत्वपूर्ण विधियों को भी समझने का प्रयास किया कि जो आदर्शवादी विचारक है किन किन महत्वपूर्ण विधियों की बात करता है, टीचिंग्स मेथड की बात करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपके विषय से जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी तथ्यात्मक चीज़ें इस चैनल पे आते रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अन्य टॉपिक पे हम पुनः मिलते हैं।